हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के लेट्स क्रैक नीट पीजी प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके सामने एक नई रिकॉर्डिंग लेके आ रहा हूँ। आज मैं आपको मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर कुछ एमसीक्यूज करवाऊंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने बारे में, थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बताता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर अंबुज मित्तल और मैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एलुमनाई रह चुका हूँ। अपने पास आउट होने के बाद से मैं टीचिंग लाइन से जुड़ गया था और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर मैं कुछ एमसीक्यूज करवाऊंगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए। दोस्तों, यहाँ पे आपको अनअकैडमी के बारे में बताता हूँ। अनअकैडमी भाई के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आपको नीट पीजी के लिए आपको गाइडेंस देते हैं, मेंटर करते हैं। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एजुकेटर्स अवेलेबल हैं और ये एजुकेटर्स अपनी फील्ड में एकदम टॉप हैं। दोस्तों, यहाँ पे एजुकेटर्स आपकी स्पेशल क्लासेस भी लेते हैं। इन स्पेशल क्लासेस का बेनिफिट ये होता है कि ये पूरी लाइव होती हैं। इसके अलावा ये है दोस्तों कि आप अपने घर के सेफ इन्वायरमेंट में रहते हुए आप जो है नीट पीजी की जो क्लासेस है वो आप देख पाते हैं, वो भी लाइव। दोस्तों, यहाँ पे आपको कंप्लीट कवरेज मिलता है सिलेबस का। यहाँ पे दोस्तों आपको मॉक टेस्ट की सुविधा भी मिलती है। मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन का इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स मिलते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे इंटर्न्स की बात करूँ तो इंटर्न्स का डेली अलग अलग ड्यूटी आ रहता है, तो ऐसे में वो अपना एक शेड्यूल मेंटेन नहीं रख पाते हैं। तो दोस्तों ऐसे में यहाँ अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म इन स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी मददगार होता है, क्योंकि यहाँ पे आप अपने खुद का टाइम टेबल बना के अपनी लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, कभी भी आके आप अपनी लर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस मिलती है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम है, तमिल और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में यहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्विजेस की सुविधा भी दी गई है। इन क्विजेस के थ्रू भी आप अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों बाई चांस अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप जब फ्री हो आप वो सेशन आप बाद में भी देख सकते हैं। और अगर दोस्तों आपके इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है तो आप जो है जितने भी लेक्चर्स हैं उनको आप डाउनलोड करके रख सकते हैं और फिर उनको भी आप ऑफलाइन देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि स्पेशल क्लासेस लाइव होती हैं। स्पेशल क्लासेस लाइव होती हैं तो यहाँ पे आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं, एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनके आंसर आपको तुरंत मिल जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको इंटरेक्टिव पोल की सुविधा मिलती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जिसके 4 ऑप्शन हैं, वो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। आपको सिंपली जो करेक्ट आंसर होगा उसको आपको क्लिक करना रहेगा। तो दोस्तों बहुत अच्छा फीचर है कि आप अपने घर के सेफ इन्वायरमेंट में रहते रहते आप जो है लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठा रहे हैं, प्लस आप एजुकेटर के सामने आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में रहते तो भी आपको घबराने की बात नहीं है। आपको बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप हमसे जुड़ेंगे। इसलिए ये हुआ लर्न एनी टाइम एनीवेयर। दोस्तों आपको करना ये है, आपको अपने स्मार्टफोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन के लिए भी दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। तो दोस्तों अगर मैं इनके सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूँ और सब्सक्रिप्शन लेते समय अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVEDRAM, अगर आप मेरा एक कोड यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये है दोस्तों, अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मैं रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 4500 का। अगर 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मैं रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 11250 का। अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मैं रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 18000 का। अगर आप 12 मंथ का लेते हैं तो मैं रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 22500 का। अगर ऐसे आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड LIVEDRAM, मेरा रेफरल कोड यूज़ करके ये आपको पड़ेगा 27,000 रुपीज़ का। तो वैसे तो दोस्तों इसके चार्जेस तो थे 30,000 रुपीज़, लेकिन अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो ये आपको पड़ेगा 27,000 रुपीज़। तो दोस्तों ऐसे ही अगर 12 मंथ के चार्जेस में अगर आप 1 मंथ का चार्जेस और ऐड कर दो तो ये भी बन जाता है 27,000 रुपीज़। तो आपने देखा दोस्तों, एक साल के सब्सक्रिप्शन में अगर आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन और ऐड कर दो तो आपको पूरे 24 मंथ का बेनिफिट मिलता है। यानी कि आपको पे करना एक तरीके से 13 मंथ्स के लिए, लेकिन आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे दोस्तों वो पूरे 2 साल के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों ये सब्सक्रिप्शन की बात इसलिए कर रहा हूँ कि अभी अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता है तो एग्ज़ाम जनवरी में है। जनवरी में एग्ज़ाम के बाद फिर उसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद फिर काउंसलिंग होती है। तो दोस्तों जब तक काउंसलिंग होती तो हो सकता है कि दिमाग से चीज़ें स्किप होने लग जाए। तो दोस्तों ऐसे में क्या होगा कि अगर आपका जो फेवरेट ब्रांच है, जो आपका जो ड्रीम ब्रांच है, तो आप उसके अगर टच में रहना चाहते हैं तो भी उसके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप ड्रीम ब्रांच के बारे में अगर आप अप टू डेट रहेंगे तो आपके लिए ही काफ़ी अच्छा रहेगा।
जब आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो उस टाइम पे आपके पास एकदम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी, आप पढ़ाई के टच में रहेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको कॉलेज में एंटर के टाइम पे आपकी नॉलेज एकदम अप टू डेट रहेगी। तो दोस्तों इसी साथ स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके आया करिए कि यस आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी। हमेशा अपने अंदर दोस्तों ये मोटिवेशन लेके आना बहुत जरूरी होता है जब भी आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, ये एक रिकॉर्डेड सेशन है, यहाँ पे तो मैं आपके डाउट क्लियर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं हर क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, या उसके आगे मैंने पीपीटीज रखी हुई हैं ताकि अगर आपको इंग्लिश में भी नॉलेज चाहिए तो आप जो है स्लाइड से पढ़ के आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर बाई चांस आपको किसी भी चीज़ का डाउट होता है तो आप ऐप के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं, मैं ऐप के अंदर लाइव क्लासेस लेता हूँ। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन लेते हैं, नॉट ट्रू अबाउट कंसेंट इज। तो कंसेंट के बारे में गलत इसमें से क्या है? एक्सप्लेन टू द पेशेंट द नेचर ऑफ हिज डिजीज, द प्रपोज ट्रीटमेंट और प्रोसीजर, the alternative procedure, the risk and benefit involved in both the proposed and alternative procedure, the relative chances of success or failure of both procedure। तो दोस्तों ये है सही जवाब, मतलब कंसेंट का ये सही चीज़ है, ये गलत नहीं है। इन केस ऑफ इमरजेंसी कंसेंट इज नॉट नेसेसरी, ये भी सही है। इन क्रिमिनल केसेस द विक्टिम कांट बी एग्जामिन विदाउट हिज और हर कंसेंट, तो दोस्तों ये भी सही है। विक्टिम का कंसेंट लेना जरूरी होता है। Blanket consent authorize the attending physician or surgeon to do whatever he thinks best for him under the circumstances। दोस्तों ये है गलत जवाब। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया नॉट ट्रू, तो डी हो गया इसका आंसर। तो दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। Blanket consent obtained by most hospital and surgeons is of no value in court. To be legally valid, consent is to be obtained for each specific procedure and operation। तो दोस्तों इन्फॉर्म कंसेंट क्या होता है? टू बी लीगली वैलिड, कंसेंट शुड बी इन्फॉर्म that is given after understanding what it is given for and the risk involved, and intelligent and specific that is obtained for each specific procedure and operation। दोस्तों अगर इसकी गाइडलाइन की बात करूं, रूल्स फॉर ऑल फुल डिस्क्लोजर, रूल्स क्या क्या होते हैं दोस्तों? ऑल डिस्क्लोजर शुड बी डन इन अ लैंग्वेज दैट द पेशेंट कैन अंडरस्टैंड। ऑल इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन अबाउट हिज कंडीशन and treatment option, example, nature, expectation and prognosis। All information of alternative treatment that are available should be told। All risks and benefits involved in proposed and alternative treatment and chances of success or failure of both procedures should be informed। Patient potential risk of not receiving treatment and all inherent risks that may affect decision making should be informed। Patient should be informed about all risks that are statistically high or have severe consequences though statistically low। The consent should be broad enough to cover everything contemplated as likely to be required, but so-called blanket consent form should be avoided। तो दोस्तों ब्लैंकेट कंसेंट अवॉइड करना रहता है। दोस्तों इसके एक्सेप्शंस क्या होते हैं? इमरजेंसी केस में कंसेंट की जरूरत नहीं होती है। व्हेन अ पेशेंट वेव्स हिज राइट एंड डेलीगेट्स इट्स टू डॉक्टर और क्लोज रिलेटिव। थेरेप्यूटिक प्रिविलेंस के अंदर भी इज एन एक्सेप्शन टू रूल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। एग्जाम्पल, इन एक्सट्रीम साइकोसिस और साइकोन्यूरोटिक पेशेंट, फुल डिस्क्लोजर में कॉज एक्सट्रीम एप्रीहेंशन इवन ऑफ मिनिमल रिस्क। Cancer or unavoidable fatal results may not be told to patient if doctor feels he is not in a condition to tolerate this। In such cases, informed consent is taken from relative or the cause of intentional omission is mentioned in case not। तो दोस्तों एक बार कंसील इन्फॉर्मेशन के बारे में देख लेते हैं। कंसील इन्फॉर्मेशन इज टेलिंग फॉल्स फैक्ट एंड नॉट गिविंग फुल इन्फॉर्मेशन। इट हैज़ गॉट नो प्लेस इन इन्फॉर्म कंसेंट। तो कंसील इन्फॉर्मेशन के अंदर दोस्तों कुछ चीज़ें छुपाने के लिए कुछ चीज़ें छुपाई जाती हैं, फुल इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नॉट अ पार्ट ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट इज। तो दोस्तों इसमें से क्या चीज़ इन्फॉर्म कंसेंट के अंदर नहीं आता है? ऑल इन्फॉर्मेशन शुड बी गिवन अबाउट ट्रीटमेंट ऑप्शन, ये सही है। कंसील इन्फॉर्मेशन ये चीज़ नहीं आता है। एनी ट्रीटमेंट ऑप्शन बेटर देन द ट्रीटमेंट बीइंग प्रोवाइडेड शुड बी टोल्ड, ये सही जवाब है।
ऑल डिस्क्लोजर शुड बी डन इन अ लैंग्वेज दैट द पेशेंट कैन अंडरस्टैंड, ये भी सही जवाब है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया नॉट अ पार्ट ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट, तो बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अ बॉय अटेम्प्ट सुसाइड, ही इज बॉट टू अ प्राइवेट डॉक्टर एंड ही इज सक्सेसफुली क्योर्ड, डॉक्टर शुड। तो दोस्तों एक सुसाइड अटेम्प्ट का बॉय आया है प्राइवेट डॉक्टर के पास और प्राइवेट डॉक्टर ने उसको सक्सेसफुली क्योर कर दिया, तो अब डॉक्टर की क्या ड्यूटी बनती है? इन्फॉर्म पुलिस? नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। दोस्तों डॉक्टर शुड, मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना जरूरी नहीं है। रिपोर्ट टू मजिस्ट्रेट? नहीं। रेफर टू साइकेट्रिस्ट? नहीं। तो इन्फॉर्म पुलिस ये भी नहीं। तो दोस्तों बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अगर सुसाइड अटेम्प्ट का केस है तो प्राइवेट डॉक्टर नहीं भी इन्फॉर्म करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो एक बार इसके बारे में बताता हूँ। इफ पेशेंट ट्रीट अ पर्सन who has attempted to commit suicide, he is not legally bound to report, but if person die he has to inform the police। तो दोस्तों यहाँ पे ये फैक्ट समझना बहुत जरूरी है कि दोस्तों अगर सुसाइड किया है, अटेम्प्ट किया है, तो लीगली डॉक्टर नहीं बताएगा तो भी चले, लेकिन अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसको बताना, पुलिस को बताना यहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है। अ डॉक्टर हु इज लीगली बाउंड टू इन्फॉर्म नियरेस्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर in case of murder, dacoity, waging war against the lawful government, helping escape of prisoner etc। तो दोस्तों इन सब में बाउंड होगा डॉक्टर बताने के लिए। तो दोस्तों इन केस ऑफ पॉइजनिंग के केस में क्या होता है? प्राइवेट डॉक्टर की क्या क्या ड्यूटी होती है? नॉट बाउंड टू इन्फॉर्म पुलिस और मजिस्ट्रेट इन केस ऑफ सुसाइडल और एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। मस्ट इन्फॉर्म इन होमिसाइडल केसेस। Must inform in accidental poisoning if there is any indication of danger to the general public as food poisoning। तो दोस्तों ये है प्राइवेट डॉक्टर्स की ड्यूटी। डॉक्टर इन चार्ज ऑफ गवर्नमेंट और पब्लिक हॉस्पिटल। तो दोस्तों ऐसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो डॉक्टर होते हैं उनको हर एक चीज की इंफॉर्मेशन देना जरूरी होता है। मस्ट इन्फॉर्म ऑल केसेस आइदर सुसाइडल, होमिसाइडल और एक्सीडेंटल। सारे के सारे केसेस गवर्नमेंट डॉक्टर को इन्फॉर्म करना जरूरी होता है। तो दोस्तों प्राइवेट डॉक्टर का मैंने क्या बताया कि बाउंड नहीं होता है सुसाइडल अटेम्प्ट में, लेकिन होमिसाइडल केस में इन्फॉर्म करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। प्लस अगर फूड पॉइजनिंग, जैसे फूड पॉइजनिंग का अगर कोई केस आता है जिससे काफ़ी सारे पब्लिक हेल्थ के ऊपर असर पड़ सकता है, तो ऐसी चीज़ों को भी बताना जरूरी होता है प्राइवेट डॉक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अ पेशेंट ऑफ हेड इंजरी हैज नो रिलेटिव एंड रिक्वायर्ड अर्जेंट क्रेनियल डिकम्प्रेशन, डॉक्टर शुड। सिंस दोस्तों एक इमरजेंसी कंडीशन है तो इसमें कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ऑपरेट विदाउट फॉर्मल कंसेंट। टेक पुलिस कंसेंट नहीं, वेट फॉर रिलेटिव टू टेक कंसेंट नहीं, टेक मजिस्ट्रेट कंसेंट नहीं। तो दोस्तों ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। सिंस दोस्तों ये एक इमरजेंसी कंडीशन है तो इसके अंदर पेशेंट को बचाना ज़्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों थोड़े से जान लेते हैं इसके बारे में। इन एन इमरजेंसी द लॉ इम्प्लाइज कंसेंट, सो देयर इज नो नीड ऑफ फॉर्मल कंसेंट फॉर इमरजेंसी सर्जरीज एज एम्पुटेशन, decompression etc। even in such case care should be taken that the surgical procedure do not go beyond the minimum requirement to save life। A person above 12 years can give consent for medical examination or treatment। Consent should be obtained from the parents or guardians where a person is less than 12 year of age। यानी कि दोस्तों 12 साल से ऊपर का पर्सन अपना कंसेंट दे सकता है, उससे कम के लिए गार्जियन या पेरेंट्स की परमिशन चाहिए। और इन मेंटली इनकेपेबल, इसके अंदर भी पेरेंट्स या फिर गार्जियंस का कंसेंट लेना जरूरी होता है। इफ एन इमरजेंसी इन्वॉल्विंग चाइल्ड अरेस्ट एंड द पेरेंट्स ऑफ गार्जियंस आर नॉट अवेलेबल, कंसेंट कैन बी टेकन फ्रॉम द पर्सन इन चार्ज ऑफ द चिल्ड्रेन। तो दोस्तों जो पर्सन इन चार्ज होगा, जैसे स्कूल के जो वार्डन होते हैं, टीचर होते हैं, हेडमास्टर होते हैं, इन सब लोगों से भी कंसेंट लिया जा सकता है अगर पेरेंट्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो, पेरेंट्स या गार्जियन अवेलेबल नहीं है तो। A person above 18 years can give valid consent to suffer any harm which may result from an act not intended to cause death or grievous harm in any procedure affecting the rights of a spouse, example sterilization, hysterectomy, artificial insemination,
etc. Informed consent from spouse should also be obtained. If any person has donated his eyes after his death, the eye can be removed only when the consent of guardian or legal heirs. Special consent is required for blood transfusion, examination of private part, determination of age, potency and virginity, etc. Consent given for committing crime or an illegal act such as criminal abortion is invalid. In criminal cases, the victim can't be examined without his or her consent. तो जो दोस्तों जो क्रिमिनल केस में जो विक्टिम्स होते हैं उनका कंसेंट लेना भी काफ़ी मतलब कंसेंट लेना जरूरी होता है. कांट बी एग्जामिन विदाउट हिज और हिज कंसेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों. अ 20-year-old यंग फीमेल कम टू अ मेल गायनेकोलॉजिस्ट फॉर पेल्विक एग्जामिनेशन. तो दोस्तों यहाँ पे फीमेल खुद आई है मेल गायनेकोलॉजिस्ट के बाद पेल्विक एग्जामिनेशन के लिए. तो यहाँ पे खुद से ये हो गया इम्प्लाइड कंसेंट. तो इम्प्लाइड कंसेंट इसको बोलते हैं. रिटन कंसेंट नहीं चाहिए, वर्बल कंसेंट नहीं चाहिए, इन्फॉर्म कंसेंट नहीं चाहिए. तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर. तो इम्प्लाइड कंसेंट इज नॉट रिटन बट लीगली इफेक्टिव फॉर्म ऑफ कंसेंट विच इज नॉट एक्सप्रेसली असर्टेड. It allows generally medical examination, not more than inspection, palpation, percussion and auscultation. Even pelvic examination by gynecologist. तो दोस्तों हम इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन से ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन में. वो एक इम्प्लाइड कंसेंट रहेगा. इसके ऊपर अगर कुछ भी करा जाएगा तो कंसेंट लेना पड़ेगा. एक्सप्रेस कंसेंट इज स्टेट ओरल और रिटन इन क्लियर एंड एक्सलेट language properly witnesses. Oral consent is as valid as written but later is in permanent form and has advantage of easy proof. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंसेंट इज नॉट ट्रू. अच्छा, नॉट ट्रू पूछा गया यहाँ पे. तो पहला ऑप्शन देखते हैं. कंसेंट कैन ओनली बी वैलिड इफ it is given by a person who is insane and has attained maturity. Example, age of 18 years. ये सही है. For sterilization of a married person, consent of both spouse, that is husband and wife is required. ये भी सही जवाब है. For artificial insemination, consent of the patient alone is required. नहीं दोस्तों, दोनों की जरूरत होती है. In emergency situation, if no near relative is available, doctor can perform procedure या फिर surgery necessary to save life even without consent, provided that the procedure intended is certified to be essential to save life of a patient by two doctor. तो ये भी सही है. तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया नॉट ट्रू, तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर. तो कंसेंट के बारे में फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम. A person above 18 years can give valid consent to suffer any harm which may result from an act not intended to cause death or grievous hurt. In an emergency, the law implies consent, so there is no need of formal consent for emergency surgeries as amputation, decompression, etc. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इमरजेंसी के केस में जो है लॉ खुद कहता है कि इम्प्लाइड कंसेंट है, तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मल कंसेंट की जरूरत नहीं होती है. अ पर्सन अबाउट 12 years कैन गिव कंसेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट इन एनी प्रोसीजर अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ स्पाउस. तो राइट्स ऑफ स्पाउस जैसे क्या क्या होता है? स्टेरिलाइजेशन, हिस्टेक्टोमी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक्सेट्रा. इन्फॉर्म कंसेंट फ्रॉम स्पाउस शुड ऑल्सो बी ऑब्टेन. स्पेशल कंसेंट इज रिक्वायर्ड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एग्जामिनेशन ऑफ प्राइवेट पार्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ एज, पोटेंसी एंड वर्जिनिटी एक्सेट्रा. तो दोस्तों यहाँ पे हमने कंसेंट के बारे में जाना. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. An 11-year-old brave victim is brought to casualty for medical examination. The medical officer is required to do the following thing except. तो यहाँ पे except पूछा गया. The consent is to be taken from the patient. नहीं, consent की जरूरत नहीं है यहाँ पे. तो एक्सेप्ट पूछा गया. अच्छा, द पेशेंट शुड बी एग्जामिन इन प्रेजेंस ऑफ अ फीमेल अटेंडेंट. ये सही है. द पेशेंट शुड बी गिवन नेसेसरी इमरजेंसी ट्रीटमेंट. ये भी सही है. ऑल
द नेसेसरी फॉरेंसिक सैंपल शुड बी कलेक्टेड, ये भी सही है। तो दोस्तों द कंसेंट इज टू बी टेकन फ्रॉम द पेशेंट, तो दोस्तों जिसने किया है उसका जरूरत नहीं होती है, तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। एज ऑफ अ कंसेंट इज 12 ईयर्स इन इंडिया, सो विक्टिम अगर लेस देन 12 ईयर्स का है, तो दोस्तों क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था 11 ईयर्स, तो माफ कीजिएगा दोस्तों थोड़ा सा गलत बता गया मैं, तो अभी मैं करेक्ट करके बता रहा हूँ 11 ईयर का है, तो सिंस 12 साल से कम के जो पर्सन है उसके लिए पेशेंट पूरी नहीं बता सकता, क्योंकि 12 साल से कम का वो पर्सन है। तो इसके लिए दोस्तों जो पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, उनसे कंसर्न लेना जरूरी होता है। सिंस यहाँ पे 11 ईयर एज है, तो इसलिए यहाँ पे कंसेंट पेशेंट से नहीं लिया जाएगा, गार्जियंस या फिर पेरेंट्स से लिया जाएगा। तो लेस देन 12 ईयर्स अगर एज है या फिर मेंटली एबनॉर्मल विक्टिम है, तो उस केस में कंसेंट ऑफ लीगल गार्जियन या फिर पेरेंट्स से लिया जाएगा। और अगर विक्टिम जो है मोर देन 12 ईयर्स का है तो कैन बी गिवन वैलिड कंसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, डिक्लेरेशन ऑफ जेनेवा इज रिलेटेड विद, तो दोस्तों डिक्लेरेशन ऑफ जेनेवा किससे रिलेटेड है? ये मेडिकल एटिकेट्स नहीं, डिसिप्लिनरी कंट्रोल नहीं, हिपोक्रेटिक ओथ से दोस्तों ये रिलेटेड है जेनेवा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं, तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आपको और बताता हूँ, ओस्लो एक होता है डिक्लेरेशन ऑफ ओस्लो, इसके अंदर होता है थेरेप्यूटिक एबॉर्शन। एक होता है दोस्तों डिक्लेरेशन ऑफ टोक्यो, ये दोस्तों होता है टॉर्चर के लिए। फिर दोस्तों होता है डिक्लेरेशन ऑफ म्यूनिच, ये दोस्तों होता है मेडिसिन के लिए। एक आता है दोस्तों जेनेवा के लिए हम मैंने बता दिया, ओथ के लिए होता है ये। फिर आता है दोस्तों हेलेंस्की, ये दोस्तों होता है ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के लिए। फिर दोस्तों एक आता है वेनिस, डिक्लेरेशन ऑफ वेनिस, ये दोस्तों होता है टर्मिनली इल पेशेंट के लिए। तो ये उसके लिए होता है। तो दोस्तों ऐसे काफ़ी सारे डिक्लेरेशन हैं। एक आता है दोस्तों डिक्लेरेशन ऑफ इस्तांबुल, यहाँ लिख देता हूँ मैं, डिक्लेरेशन ऑफ इस्तांबुल, ये दोस्तों होता है ऑर्गन ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसप्लांट टूरिज्म के लिए, ऑर्गन ट्रैफिकिंग। फिर दोस्तों आता है वॉशिंगटन, डिक्लेरेशन ऑफ वॉशिंगटन, ये होता है बायोलॉजिकल वॉरफेयर। ये दोस्तों होता है बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए। फिर दोस्तों एक आता है माल्टा, वो होता है स्टारवेशन के लिए, ये होता है दोस्तों स्टारवेशन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ डिक्लेरेशन देखे, तो इस जो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हिपोक्रेटिक ओथ। तो डिक्लेरेशन ऑफ जेनेवा होता है हिपोक्रेटिक ओथ के लिए। तो हिपोक्रेटिक ओथ इज restarted by World Association in modern style and is known as Declaration of Geneva. It is followed by Medical Council of India as Code of Ethics. तो जो हम भारत की जो MCI है वो एज अ कोड ऑफ एथिक के लिए इस चीज को मानती है, फॉलो करती है। तो दोस्तों मेडिकल एटिकेट्स और मेडिकल एथिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मेडिकल एटिकेट्स क्या होता है दोस्तों? डील्स विद नॉर्मल लॉज ऑफ कर्टसी फॉलोड बिटवीन मेंबर्स ऑफ मेडिकल प्रोफेशन। फॉर एग्जांपल, he should
treat colleague as his brother and therefore not charge him or his family member for professional service, behave with his colleague as he would like to have them behave with him. मेडिकल ethics क्या होता है दोस्तों? Deals with moral principle which should be followed by medical professional in their dealing with each other, their parents and the state. It is self-imposed duty on each doctor to maintain the honor and noble traditions of medical professionals. Example, he should not refuse to treat patients of religious ground. He should not take charge of a patient who is under care of another doctor. He must remember his duty to public to give emergency service on humanitarian ground and to state for notifiable disease. Repeated advertisement in newspaper by medical practitioner is an example of. तो दोस्तों ये होता है इनफेमस कंडक्ट, एथिकल नेग्लिजेंस नहीं, क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं, प्रिविलेज कम्युनिकेशन नहीं. तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर. तो दोस्तों बार बार न्यूज़पेपर में अगर दिया जाता है तो ये इनफेमस कंडक्ट का ये एग्जांपल बनता है. तो थोड़ा सा दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं. प्रोफेशनल मिसकंडक्ट यानी कि इनफेमस कंडक्ट इन प्रोफेशनल रिस्पेक्ट क्या होता है दोस्तों? इट इज any conduct of medical practitioner which should reasonably be regarded as dishonorable or disgraceful. Warning notice issued by Code of Medical Ethics published by MCI mention an incomplete list of offences constituting professional misconduct include adultery, advertising abortion illegally associated with unqualified person, attending a person who is under care of another practitioner, avoiding consultation in certain situations, example when case has given serious turn or on religious ground, conviction by court for offense involving moral turpitude and criminal act, covering इसका मतलब होता है assisting someone who has no medical qualification, contravening the provision of drug act, example selling poison, commercialization of a secret remedy, running an open shop, improper association with the drug manufacturing firm, writing prescription in secret formula known to some particular pharmacy, dichotomy यानी कि फी शेयरिंग या फिर फी स्प्लिटिंग, इज गिविंग ऑफ अ कमीशन by one doctor to another for referring, recommending or procuring any patient for treatment, disclosing patient secret except in court of law, notifiable disease and privileged communication, issuing false certificate using agent of procuring patient, taking despairingly about other colleague or doing anything that means unfair competition, disregard of personal responsibility to patient, example by use of unsterile instrument. तो दोस्तों ये जितनी भी चीजें हैं ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर आती हैं. तो प्रोफेशनल डेथ सेंटेंस क्या होता है? इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ, होल लाइफ नहीं, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट नहीं, इरेजिंग द नेम फ्रॉम द पैनल ऑफ आरएमपी, ये है सही जवाब, नन नहीं. तो दोस्तों जो प्रोफेशनल डेथ सेंटेंस होता है वो यही होता है कि उसका नाम हट जाएगा. तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर. The state medical council exercise disciplinary control over their members for serious professional misconduct by reprimanding or erasing their name temporarily or permanently from the register. This is known as penal eraser or the professional death sentence, which deprive him of all the privileges of the registered practitioner. Medical practitioner may appeal to Central Health Ministry against a decision, and the ministry in consultation with IMC can modify the decision. तो दोस्तों ये सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर अपील कर सकता है वो डिसीजन को लेके.
लेकिन दोस्तों जो प्रोफेशनल डेथ सेंटेंस होता है वो यही होता है कि जो आरएमपीज होंगे उनका नाम रजिस्टर से हट जाता है, तो वो किसी भी तरीके की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, तो विच डिप्राइव्स हिम ऑफ ऑल द प्रिविलेजेस ऑफ रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, डिसिप्लिनरी कंट्रोल ओवर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज अंडर। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि स्टेट मेडिकल काउंसिल के अंदर आता है, तो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। इंडियन मेडिकल काउंसिल नहीं, डायरेक्टर ऑफ स्टेट एंड हेल्थ सर्विस नहीं, हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट नहीं, तो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। जैसे मैंने आपको यहाँ पिछले बताया था मैंने कि स्टेट मेडिकल काउंसिल एक्सरसाइज डिसिप्लिनरी कंट्रोल over the member for serious professional misconduct by repairment of erasing their name temporarily or permanently from the register. This is known as penal erasure or the professional death sentence, which deprive him of all the privileges of registered practitioner. Medical practitioner may appeal to Central Health Ministry against the decision, and the ministry in consultation with IMC can modify the decision. तो दोस्तों ए हो गया इसका करेक्ट आंसर, ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है। प्रोफेशनल सीक्रेसी कैन बी डाइवल्ज, तो प्रोफेशनल सीक्रेसी कब डाइवल्ज हो सकती है? जब कोर्ट बोलता है। इफ द डॉक्टर फील सो, नहीं। ऑन डिमांड ऑफ कोर्ट, ये सही है। बोथ नहीं, नन नहीं, तो बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताया तो हमें प्रोफेशनल कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि जो सीक्रेट्स होते हैं एग्जिस्ट बिटवीन डॉक्टर एंड द पेशेंट, वाइल प्रिविलेज कम्युनिकेशन इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑफ प्रोफेशनल secrecy between doctor and patient and is made between doctor and the concerned authority who has corresponding legal and social and moral duty to protect the interest of community or the state. प्रोफेशनल कॉन्फिडेंसी और सीक्रेट प्रिविलेज दोस्तों क्या होता है? वो होता है दोस्तों प्रोफेशनल कॉन्फिडेंशियलिटी, सीक्रेसी या फिर प्रिविलेज कम्युनिकेशन। दोस्तों ये होता है प्रोफेशनल सीक्रेसी इज एन इम्प्लाइड एथिकल एंड लीगल ऑब्लिगेशन दैट द डॉक्टर विल नॉट डाइवर्ज एनीथिंग ही कम्स टू नो concerning patient during the course of his professional work. Doctor is liable to damage for its breach. However, it is justifiable in certain circumstances to disclose information to proper authorities, and this is known as privileged communication. It is defined as communication made by doctor to a proper authority that has corresponding legal, social, and moral duties to protect the public. Privileged communication is made in certain circumstances where the doctor is justifiable in disclosing information about his patient. Such communication is regarded as privileged and is an exception to the general rule of professional secrecy between doctor and patient. तो एग्जाम्पल दोस्तों इसके क्या क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स आर इन कोर्ट ऑफ लॉ, जब जज पूछता है तब। इन्फेक्शियस डिजीज, for example patient suffering from infectious disease working as cook, waiter, food handler, teacher or children nurse. Sexually transmitted या फिर vulnerable disease क्या होता है दोस्तों? if person suffering from AIDS or syphilis is marrying or if already married, doctor has to warn partner of patient. Notifiable infectious disease, birth and death. Moral or social duties such as क्या क्या होता है दोस्तों इसके अंदर? Suspected physical and sexual or emotional child abuse, any violent, suicidal, homicidal or criminal tendency, bus, train, ship, driver or pilot having epilepsy, brittle hypertension, diabetes or color blindness. In case of suspected crime, in self-interest, both in civil and criminal suited by patient, when a servant is said by a master. In negligence suit, when doctor is employed by opposite party to cross-examine a patient who has fit the suit. In insurance report,
he can report any disease found, but he should not answer queries of insurance company or solicitor which without the patient consent. तो दोस्तों इन सब के अंदर प्रिविलेज कम्युनिकेशन जो होता है वो उसके एग्जाम्पल हैं ये सब। तो दोस्तों इसको याद करने के लिए ये निमोनिया नो सिविक साइन, तो दोस्तों इसको याद कर सकते हैं निमोनिया नो सिविक साइन। एन से हो गया नोटिफाइबल डिजीज, बर्थ डेथ, सी से हो गया क्राइम, आई से हो गया इंटरेस्ट यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट, वी से हो गया वेनरल डिजीज, आई से हो गया इंटरेस्ट यानी कि पेशेंट का इंटरेस्ट, सी से हो गया कोर्ट ऑफ लॉ, एस से हो गया सोशल ड्यूटी, आई से हो गया इन्फेक्शियस डिजीज, एन से हो गया नेग्लिजेंस सूट, एस से हो गया सर्वेंट एंड एम्प्लॉय। तो नो सिविक साइन, नो सिविक साइन, तो ये हो गया एक निमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, डेथ ऑफ अ पेशेंट ड्यू टू एन अनइंटेंशनल एक्ट बाय डॉक्टर स्टाफ और हॉस्पिटल इज। तो दोस्तों ये अनइंटेंशनल एक्ट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होता है दोस्तों थेरेपेटिक मिसएडवेंचर। तो थेरेपेटिक मिसएडवेंचर, विकेरियस लायबिलिटी नहीं, थेरेपेटिक प्रिविलेज नहीं, डिमिनिश लायबिलिटी नहीं, तो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों थेरेपेटिक मिसएडवेंचर इज अकरेंस ऑफ डिजास्टर कॉजिंग इंजुरी, डेथ, डिजीज और डेथ ड्यूरिंग डायग्नोसिस, एग्जाम्पल माइलोग्राफी या फिर एंजियोग्राफी, और थेरेपी एग्जाम्पल ट्रांसफ्यूजन, रेडिएशन थेरेपी और यूजिंग साइटोटॉक्सिक या फिर एंटी हाइपरटेंसिव या फिर स्टेरॉइड। तो ये सब इन सब ड्रग के केस में ड्यू टू इनहेरेंट रिस्क ऑफ प्रोसीजर और ड्रग। तो दोस्तों इन सब में थेरेपेटिक मिसएडवेंचर इसको बोलते हैं। नोवस एक्टस इंटरमीडियस क्या होता है दोस्तों? मीन्स एन अनरिलेटेड और अनएक्सपेक्टेड इंटरवेनिंग एक्ट विच ब्रेक द continuity of event and can't be said to be an expected complication. Normally a person is responsible for his action and its immediate and remote consequences, but in novus actus intermedius legal stand is modified. Example, doctor is responsible for negligent leaving of swab in the abdomen. Doctor cannot be held fully responsible for death attributed to accident substitution of poison drug for the therapeutic drug or death occurring due to wrong information given by patient. तो दोस्तों नोवस एक्ट इंटरमीडिएट इंटरवीनियंस क्या होता है दोस्तों? सपोज करिए कि एक पर्सन जा रहा था, उसको रास्ते में किसी ने चाकू मार दिया। चाकू मारने के बाद हॉस्पिटल आया, हॉस्पिटल आने के बाद डॉक्टर ने उसको ट्रीट किया। तो ट्रीट करने के बाद दोस्तों एकदम वो हो गया स्टेबल। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, अगले दिन थोड़ा ब्लड उसको दिया गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया, लेकिन दोस्तों डॉक्टर ने गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया। सपोज करिए ए ब्लड ग्रुप का पेशेंट था, उसको बी ब्लड ग्रुप पर ब्लड दे दिया गया। तो दोस्तों उसकी वजह से जो भी दिक्कत आई तो वो उसके लिए डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा, उसी को बोला जाता है दोस्तों नोवस एक्टस इंटरवीनियंस। तो दोस्तों सिंस यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशन आई वो जो है गलत ब्लड ग्रुप देने की वजह से आई, इसलिए यहाँ पे डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो डॉक्टर इज रिस्पॉन्सिबल, तो डॉक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेग्लिजेंस। और अगर मान लीजिए स्टैब किया गया, पेशेंट को जब ट्रीट करता है तो अंदर एक स्वैब रह गया, तो जिसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन आएगा तो उसके लिए डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, मेडिकल क्वालिफिकेशन अवार्ड बाय द इंस्टीट्यूशन आउटसाइड इंडिया एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय एमसीआई आर रजिस्टर्ड इन। तो दोस्तों ये किसके अंदर रजिस्टर्ड होते हैं? ये फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 नहीं, सेकेंड शेड्यूल ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। दोस्तों ये सही जवाब। पार्ट 1 ऑफ थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट ऑफ 1956 नहीं, पार्ट 2 ऑफ थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 नहीं। तो दोस्तों बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा बताया तो मैं, द सेकेंड शेड्यूल ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 contain the list of medical qualification awarded by the institution outside India and recognized by MCI, while schedule 3 का part 2 also contains some medical qualification awarded by the institution
outside India, these are essentially those that have not been included in Schedule 2. यानी कि दोस्तों जो सेकंड शेड्यूल है इसके अंदर जो जो चीज़ें मेंशन नहीं कही गई हैं वो शेड्यूल 3 के पार्ट 2 में इंक्लूड होंगी. द मेजॉरिटी ऑफ द मेडिकल क्वालिफिकेशन अवॉर्डेड बाय द इंस्टीट्यूशन आउटसाइड इंडिया एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय एमसीआई आर इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द एक्ट. तो दोस्तों जितने भी बाहर के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो एमसीआई से रिकॉग्नाइज्ड हैं वो सब शेड्यूल 2 के अंदर आती है. तो दोस्तों देख लेते हैं एक बारी इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट. 3 शेड्यूल होते हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3. शेड्यूल 1 के अंदर क्या होता है दोस्तों, कंटेन लिस्ट ऑफ मेडिकल क्वालिफिकेशन ऑफर्ड बाय मेडिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द एमसीआई. तो दोस्तों जो इंडिया के अंदर है मेडिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. शेड्यूल 2 क्या होता है दोस्तों, कंटेन लिस्ट ऑफ मेडिकल क्वालिफिकेशन ऑफर्ड बाय मेडिकल इंस्टीट्यूशन आउटसाइड इंडिया डेटा रिकॉग्नाइज्ड बाय द एमसीआई. तो दोस्तों जो बाहर हैं इंडिया के बाहर वो शेड्यूल 2 के अंदर आता है, और जो दोस्तों शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के अंदर नहीं आता वो शेड्यूल 3 के अंदर आ जाता है. तो शेड्यूल 3 क्या है, कंटेन लिस्ट ऑफ मेडिकल क्वालिफिकेशन ऑफर्ड बाय इंस्टीट्यूशन इन इंडिया और फॉर्मल इंडिया और आउटसाइड इंडिया दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2. तो दोस्तों जो चीज़ शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के अंदर नहीं आएंगी वो जो है शेड्यूल 3 के अंदर आ जाती है. तो दोस्तों इस एक बार रिविजन कर लेते हैं जितने भी डिक्लेरेशन है क्योंकि ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है. तो इम्पॉर्टेंट डिक्लेरेशन. डिक्लेरेशन ऑफ ओस्लो, ये दोस्तों होता है थेरेप्यूटिक एबॉर्शन. फिर दोस्तों आता है टोक्यो, ये दोस्तों होता है टॉर्चर के लिए. फिर दोस्तों आता है म्यूनिच, ये दोस्तों आता है मेडिसिन के लिए. फिर आता है दोस्तों जेनेवा, ये दोस्तों होता है हिपोक्रेटिक ओथ. फिर दोस्तों आता है हेलेंस्की, ये दोस्तों होता है ह्यूमन एक्सपेरिमेंट. कलर चेंज कर लेता हूं दोस्तों ताकि थोड़ा सा अच्छा रहे ये. फिर दोस्तों आता है वेनिस, ये दोस्तों आता है टर्मिनल इलनेस. फिर दोस्तों आता है इस्तांबुल, ये दोस्तों आता है ऑर्गन ट्रैफिकिंग के लिए. फिर दोस्तों आता है ओटावा, ये दोस्तों होता है चाइल्ड हेल्थ के लिए. एक दोस्तों होता है मैड्रिड, ये दोस्तों होता है ऑटो रेगुलेशंस के लिए. फिर दोस्तों आता है वॉशिंगटन, ये दोस्तों होता है बायोलॉजिकल वॉरफेयर. फिर दोस्तों आता है हांगकांग, ये दोस्तों आता है ओल्ड अब्यूज, ओल्ड पर्सन के अंदर जो अब्यूज करते हैं उनके लिए. फिर आता है दोस्तों लिस्बोन, ये दोस्तों होता है राइट ऑफ पेशेंट.
तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये सेशन एंड करते हैं। एंड करने से पहले दोस्तों, जब हम कामयाबी की तरफ जाते हैं, जब हमारी ग्रोथ होती है, तो काफ़ी सारे लोग हमें पीछे धकेलने के लिए आते हैं। तो दोस्तों सिंस ये जो नीट पीजी के लिए जो तैयारी है, ये काफ़ी स्ट्रगल मांगती है दोस्तों, काफ़ी डेडिकेशन मांगती है। सिंस दोस्तों ये हमारी ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज होता ही है, क्योंकि एक बारी नीट पीजी में सिलेक्शन हो कि हमारे ड्रीम ब्रांच मिल जाता है, तो क्या होता है दोस्तों, हमारे आगे काफ़ी जो जर्नी होती है काफ़ी आसान हो जाती है। लेकिन दोस्तों इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए दोस्तों हमें ये जो टाइम पीरियड में जो मेहनत करनी पड़ती है, इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स दोस्तों सामने आती हैं। चाहे वो सोशल प्रॉब्लम हो, मेंटल प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, दोस्तों काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन दोस्तों ये हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए, ये हमारी डेडिकेशन होना चाहिए कि हम इन प्रॉब्लम को ओवरकम करते हुए कैसे हम इनसे उभरते हैं, कैसे हम इनसे ऊपर आगे आते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये प्रिपरेटरी फेज़ है, बहुत डेडिकेशन मांगता है ये। तो दोस्तों काफ़ी सारे लोग इसमें होता है कि हिम्मत भी हार जाते हैं, लेकिन दोस्तों अपने माइंड को एकदम दृढ़ निश्चय बना के रखिए। कभी दोस्तों डीमोटिवेशन आए तो क्या करिए दोस्तों, आपके जो लव वंस हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हैं या आपके जो चाहने वाले हैं, उनकी फ़ोटो हमेशा अपने टेबल पे रखिए, जो आपकी पढ़ाई की जो टेबल होती है वहाँ रखिए। तो दोस्तों इससे होता ये है कि कभी भी आपके अंदर जब मोटिवेशन कभी आया, तो आप हमेशा उनकी फ़ोटोज़ को देखिए और अपने अंदर ये सोचिए कि मुझे इनके लिए डॉक्टर बनना है, मुझे इनके लिए एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, मुझे इनके लिए काफ़ी अच्छी रैंक लेके आनी है। तो दोस्तों अपने अंदर ये चीज़ अगर आप लेके आएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेमिना मिलेगा कि हाँ एटलीस्ट मेरे पीछे एक गोल है, मेरे लिए काफ़ी सारे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अपने अंदर सोचिए, ठीक है। तो हमारा जो चैनल दोस्तों लेट्स लर्न नीट पीजी, इसको दोस्तों सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर दोस्तों आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, आप लाइक करते तो दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड्स रखने के लिए, ताकि दोस्तों आपको किसी भी चीज़ का कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि दोस्तों एक रिकॉर्डेड सेशन है, इस रिकॉर्डेड सेशन में दोस्तों हो सकता है कि जो है आपको कुछ डाउट है, तो दोस्तों इसलिए हम कोशिश करते हैं आपको किसी भी चीज़ का डाउट ना है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बाई चांस आपके मन में कोई भी चीज़ का डाउट आता है तो ऐप के अंदर आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं ऐप के अंदर लाइव क्लासेस लेता हूँ, वहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। और दोस्तों भूलिएगा नहीं, मेरा जो रेफरल कोड है वो है LIVEDRAM। अगर आप ये यूज़ करते तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। दोस्तों जनरली जो 24 मंथ के जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वो होते हैं दोस्तों 30,000 रुपीज़। लेकिन अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे LIVEDRAM तो आपको 30,000 नहीं देना, ये आपको पड़ेगा 27,000 रुपीज़। दोस्तों ऐसे अगर मैं 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूं तो वो होते हैं 22,500। ऐसे दोस्तों अगर मैं 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूं तो ये होता है 4,500। तो दोस्तों इसको भी अगर मैं ऐड करता हूं तो ये भी आता है 27,000 रुपीज़। तो दोस्तों आपने देखा सिर्फ 13 मंथ का पे कर देने से आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिलता है। यानी कि आपको पे करना है एक तरीके से 13 मंथ के लिए, लेकिन आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं, जो आपको जो फ़ायदे मिलते हैं वो आपको पूरे 2 साल के लिए मिलेंगे। ये चीज़ हम इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुआ तो 8 महीने बाद एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम के बाद दोस्तों इसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद दोस्तों काउंसलिंग होती है, और दोस्तों जब तक काउंसलिंग होती है आप कॉलेज के अंदर एंटर करते हो तो दोस्तों हो सकता है एग्ज़ाम में जो पढ़ा हुआ है आप काफ़ी सारी चीज़ें माइंड से स्किप हो जाए, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल कोर्स होता है। तो दोस्तों अगर आपका 2 साल का सब्सक्रिप्शन रहेगा तो ऐसे में आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप पढ़ाई के टच में रह पाएंगे। और इसका एक बेनिफिट ये भी है कि आपके जो ड्रीम ब्रांच है दोस्तों, आप उसके भी टच में रह पाएंगे। आप अपने ड्रीम ब्रांच का जो लेटेस्ट अपडेट है, पढ़ाई का जो टच है, आप वो सब के अपडेटेड रहेंगे, अप टू डेट रहेंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको रेडियोलॉजी है, कोई ड्रीम ब्रांच, या मेडिसिन है, सर्जरी है, ऑप्थेल है, गाइनी ऑप्स है, या ऑर्थोपेडिक है। दोस्तों अगर कोई भी आपका अगर कोई ड्रीम ब्रांच है तो आप उसके अप टू डेट आप रह सकते हैं अगर आपका 2 साल का सब्सक्रिप्शन होगा तो। दोस्तों कोविड-19 का पेंडेमिक काफ़ी ज़्यादा हो रहा है इंडिया में, तो दोस्तों अपने आप को जो है प्रोटेक्ट करके रखिए, स्टे सेफ। इसलिए दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग काफ़ी
कहा जाता है। तो दोस्तों ऐसे में हमारा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे आप घर के सेफ इन्वायरमेंट में रहते रहते आप एक तो लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठा रहे हैं, उसके साथ साथ दोस्तों आप जो है MCQs की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं एजुकेटर के सामने। दोस्तों बहुत सारे जो है बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो एक बार आप सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% बेनिफिट आपको मिलेगा। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगली बार मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ।